नमस्कार, जय जोहार। रायपुर दूरदर्शन के खास कार्यक्रम विकास के पथ पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे, बस्तर में इको टूरिज्म, विकास एवं सतत विकास का पर्याय। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है अनएक्सप्लोर्ड बस्तर के संस्थापक जीत सिंह आर्या। सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी सर, हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल, इको टूरिज्म का अर्थ क्या होता है? जी, इको टूरिज़्म अगर आप बात करें तो इसको 3 डिफरेंट एस्पेक्ट से देखा जा सकता है। एक कि आप कितने रेस्पॉन्सिबल होके ट्रैवल कर रहे हैं। जी। दूसरा, आप जिस जगह पे ट्रैवल कर रहे हैं वो इको यानी एनवायरनमेंट फ्रेंडली जगह पे, आप जैसे जंगलों में जाते हैं या आप किसी विलेजेस में जाते हैं, वो दूसरा एस्पेक्ट है। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण जो एस्पेक्ट है कि वहाँ पे किस तरीके की आप कम्युनिटी को लिंक्ड करके किस तरीके से वहाँ पे टूरिज्म हो रहा है जिससे कम्युनिटी को कुछ बेनिफिट आ रहा हो। तो ये 3 चीज़ों को मिला के ही आप इको टूरिज्म को समझ सकते हैं बेहतर ढंग से। जी, क्या आवश्यकता पड़ी कि हमें टूरिज्म से इको टूरिज्म की तरफ बढ़ना पड़ा और आज इको टूरिज्म पे काम करना पड़ा? इसमें मैं ये कहूँगा कि जब टूरिज्म का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें आप एक इंसान, एक पर्यटक किसी शहर में जाता है, वो एक बड़े से होटल में भी रुकता है, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करता है जिससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है एनवायरनमेंट को। लेकिन इको टूरिज्म से ये है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूँगा। शिमला में पिछले 2-3 साल पहले एक वाटर क्राइसिस हुआ था, जिसमें ये हुआ था कि वहाँ पे इतने ज़्यादा चीज़ें बिल्डअप हो गई, इतने होटल और रिजॉर्ट्स आ चुके हैं कि वहाँ पे पर्यटकों के फ्लो में यूजुअली जब पर्यटक जाता है तो वो इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर करते हैं। जैसे वो ज़्यादा खाना खाते हैं, ज़्यादा पानी से नहाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग ज़्यादा करते हैं, जो कि अगर वो घर पे है तो उसकी उपयोगिता वो कम करते हैं। लेकिन जब किसी भी डेस्टिनेशन में जाते हैं तो वो ज़्यादा करते हैं। तो शिमला में एक वाटर क्राइसिस हो गया था, उसके वजह से बहुत सारे होटल्स अपने क्लाइंट्स को वापस भेज दिए थे। तो ऐसी क्राइसिस नहीं आए और हम लोग सस्टेनेबल वे में एक डेवलपमेंट करें, इसीलिए ज़रूरत है कि एक लोकेशन, एक डेस्टिनेशन में इको सेंसिटिव होके एक सस्टेनेबल वे में डेवलपमेंट किया जाए। ये एक कारण है कि जितने लोग आ रहे हैं, जितने पर्यटक आ रहे हैं, उनकी संख्या निर्धारित हो। एक जगह एक डेस्टिनेशन में कितने लोग आ सकते हैं, उसका प्रभाव उनमें क्या पड़ रहा है, उसको अब सेंसिटिवली प्लान किया जा रहा है। इसीलिए इको के तरफ चीज़ें बढ़ रही हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि संसाधनों का दुरुपयोग ना हो और पर्यटन के साथ साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखा जा सके, इसलिए इको टूरिज्म की आवश्यकता पड़ी। साथ में इसमें कि कम्युनिटी जो है उनको बेनिफिट नहीं होता है। आप बड़े बड़े शहरों में जाके अगर टूरिज्म होता है तो उससे जो लोकल लोगों का है उसमें कुछ भी ना लाइवलीहुड जनरेशन हो पाता है, ना उनका इन्वॉल्वमेंट हो पाता है। तो ये दोनों होने के लिए पर इको टूरिज्म की तरफ जाना बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है। जी, आप विगत कई वर्षों से पर्यटन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आपकी संस्था अनएक्सप्लोर्ड बस्तर भी इसी क्षेत्र में काम कर रही है, उसके बारे में कुछ बताइए। बस एक सिंपल सा था कि हम 3 दोस्त ये बोलते थे कि बस्तर के बारे में बड़ा नकारात्मक लोगों का धारणाएं हैं। तो और उस समय पे हम बाहर पढ़ने भी गए हुए थे, तो हम 3 दोस्त ने बोला कि क्यों नहीं हम बस्तर के बारे में कुछ पॉजिटिव चीज़ें या जो चीज़ें लोगों को पता नहीं है उसके बारे में बताया जाए। तो हमने एक फेसबुक में पेज क्रिएट किया 2010 में, और साथ में उसके बाद मैं अपने जॉब में लगा हुआ था। उस जॉब में लगे रहने की वजह से मैं इंडिया के मैक्सिमम जगहों में ट्रैवल किया। एज ए सोशल कंसल्टिंग पे था, तो सोशल एंगल में जगहों को समझने की, जैसे कश्मीर हम समझ पाए थे, उत्तराखंड में डिज़ास्टर के बाद काम किए, नॉर्थ ईस्ट में हमने काम किया, गोवा में हमने काम किया, केरल में काम किया। तो मुझे ऐसा लगा कि बस्तर, जब क्योंकि हम पले पड़े वहीं से हैं, तो बस्तर में ऐसा लगा कि पोटेंशियल बहुत है, लेकिन वहाँ पे शायद कुछ ना कुछ कमी है। तो फिर 2016 में मैंने ये सोचा कि क्यों नहीं यहाँ आ जाए और क्यों नहीं पर्यटन को फोकस करके काम करें। इस तरीके से ये एक जर्नी स्टार्ट हुई। और जो आपका दूसरा प्रश्न था कि अभी हम क्या करते हैं, तो अभी हम लोग जो पर्यटक बस्तर आना चाहते हैं, जो इको टूरिज्म या नेचर से करीब रहना चाहते हैं, उनके लिए हम एज ए टूर ऑपरेटर एक्ट करते हैं। फिर हम एडमिनिस्ट्रेशन और शासन प्रशासन के साथ में ये मान के चलिए कि हम उन लोग के साथ टूरिज्म कंसल्टेंट के जैसे एक्ट करते हैं। तीसरा, जो बस्तर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसमें आप मान के चलिए कि सेमी प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स या आर्ट फॉर्म के प्रोडक्ट्स, उनको भी मार्केट में ले जाने का कोशिश करते हैं।
और चौथे और पांचवे में ऐसा है कि हम स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि कम्युनिटी जो हम लोग के बिजनेस मॉडल में कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो कम्युनिटी के साथ में हम लोग उनको ट्रेनिंग्स देते हैं और उनके साथ में मिलकर टूरिज़्म को करते हैं। इस तरीके से अभी हम लोग काम कर रहे हैं। जी, आपने एक बात कही कि बस्तर को लेकर एक नकारात्मक धारणा है लोगों में। बहुत से लोग बस्तर सुनते हैं तो वे निश्चित ही बस्तर आना चाहते हैं, भ्रमण करना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में एक भय भी है। जी। आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप लगातार इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आपका एक अनुभव है। जी, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये धारणा में बहुत प्रयास किया भी जा रहा है, लेकिन ये धारणा बदल रही नहीं है। जैसे जो शहर के छत्तीसगढ़ के भी जो मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ के भी लोग अभी भी आने में उतना ज़्यादा ओपन अप नहीं हुए, क्योंकि वो एक माइंडसेट बना हुआ है जो कि काफ़ी टाइम लगेगा। जो माइंडसेट एक कश्मीर के लिए बना हुआ है, जो एक माइंडसेट नॉर्थ ईस्ट के लिए बना हुआ है, लेकिन सेफली लोग ट्रैवल करते हैं, वही माइंडसेट एक बस्तर के लिए बना हुआ है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हम तो वहीं के हैं और हम वहीं के हैं, तो हमें ये लगता है कि वो बहुत ही सेफ डेस्टिनेशन है ट्रैवल करने के लिए, टूरिस्ट के लिए। रोड्स बहुत फैंटास्टिक है, फैसिलिटीज़ बहुत फैंटास्टिक है। तो हर एक चीज़ वहाँ पे, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जगदलपुर में एयरपोर्ट भी है। अच्छा जी। तो एयरपोर्ट भी है, तो अगर कोई ऐसे सेंसिटिव एरिया होते तो वहाँ पे एयरपोर्ट तो पहुँचता ही नहीं। बिल्कुल। तो बिल्कुल सेफ डेस्टिनेशन है, और सेफ डेस्टिनेशन के साथ में ही वहाँ पे लोगों को आज तक का कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो ये धारणा बदलने की बहुत ज़रूरत मुझे मतलब लगती है। बस्तर पूर्ण रूप से सुरक्षित है पर्यटकों के लिए, कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। जी जी। हम बस्तर पर्यटन की बात कर रहे हैं। कितना ज़रूरी है कि हम पर्यटन के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को भी साथ में समझते चले। जी, इस पर आप बताइए। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि पर्यावरण, जैसे बस्तर या छत्तीसगढ़ का पूरा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जंगल बहुता में है जी। तो जंगल से रिलेटेड टूरिज़्म काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से पर्यावरण से रिलेटेड अगर हम लोग टूरिज़्म करते हैं, उसमें संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, यानी नेचर को डैमेज भी नहीं होगा। एक ये है कि टूरिस्ट को बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है जी, कि उनको कि ये पेड़ पौधा फ्लोरा फोना के बारे में नहीं पता, कीट पतंगों के बारे में नहीं पता। आकाश देखते हैं तो आकाश गंगा अगर रायपुर में देखते हैं तो आप आकाश गंगा की परिकल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन आप जब चित्रकूट में बैठे हुए हैं, आप एक कैंप साइट में बैठे हुए हैं, तो आप खुले आंखों से आकाश गंगा देख पाते हैं। तो यानी एक कंफर्ट जोन से जब टूरिस्ट जब बाहर निकलता है, तब वो नेचर की चीज़ों को समझने का प्रयास करता है। यानी हम ऐसे नहीं कर सकते कि उनको फोर्स करेंगे कि तुमको नेचर की हर चीज़ें मानना है, लेकिन जो गाइड्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे अगर वो ट्रैक पे गए हैं या नेचर वॉक पे गए हैं या चित्रकूट के वाटरफॉल में नदी के पास गए हैं, तो क्यों नहीं वो गाइड जब उनको बताता है कि ये नदी उड़ीसा से कालाहांडी से निकल के यहाँ पे आ रही है और ये इंडिया का वाइडेस्ट वाटरफॉल है और ये पानी इतने वेग में गिरती है, तो सेंसिटिविटी वहाँ पे डेवलप होना स्टार्ट होती है। तो टूरिज़्म एक ऐसा विषय है जिससे एनवायरनमेंट के प्रति आप एक सेंसिटिविटी डेवलप कर सकते हैं और अवेयरनेस भी डेवलप कर सकते हैं। तो दोनों मिक्स हैं। तो पर्यटकों में एक जागरूकता का भाव भी आ जाता है जब अगर वो पर्यटन मतलब उस पर्यटन क्षेत्र जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। हम बस्तर पर्यटन की बात कर रहे हैं। आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें पर्यटकों को पता नहीं होती जी। बहुत सारे वाटरफॉल्स है जो समय समय पे एक्सप्लोर होते हैं, स्थानीय कला संस्कृति है जो बस्तर की, ऐसी इन विषय पर आप बताइए कि क्या चीज़ है जो लोगों को, पर्यटकों को नहीं पता और वो उनके जानने से वे उत्सुक होंगे बस्तर आने के लिए। जी, मुझे ऐसा लगता है कि भारत के एक ऐसा डेस्टिनेशन है बस्तर जहाँ पे हर एक चीज़ का कॉम्बिनेशन है। जी। अगर आप ये सोचिए कि अगर बस्तर का जो संभाग है, अगर हम ये कहें कि 70 से अधिक वाटरफॉल हैं, आप जानेंगे कि एक चित्रकूट वाटरफॉल या तीरथगढ़ वाटरफॉल थोड़ा बहुत अगर जानेंगे तो महेंद्री घूमर, तांबड़ा घूमर तक का सीमित है। जी। लेकिन जब आप 60 वाटरफॉल के ऊपर जब ये देखने की सोचना, परिकल्पना भी करना चाहते हैं, तो लगता है कि बहुत कुछ है। फिर यहीं पे देखिए कि एक डेस्टिनेशन में जो नेचुरल केव्स हैं, कांगेर वैली नेशनल पार्क के अंदर 50+ नेचुरल केव्स हैं जो कि करोड़ों साल पुराने हैं। जब आप उसके अंदर जाते हैं तो ज़्यादातर लोग कुटुमसर केव के बारे में, बहुत कम लोग को पता होगा कि डंडक केव भी है, बहुत कम लोग को पता होगा कैलाश केव भी है या मादरकोंडा केव भी है। ऐसे अनगिनत केव्स भी हैं। फिर आप नदियों के पास में देखें, तालाबों को देखें या बहुत सारी चीज़ों को देखें, तो आपको एक, फिर आप देखिए रिलीजियस एंगल में आर्कियोलॉजिकल साइट्स, बारसूर में 127 टेम्पल्स और पॉन्ड्स हुआ करते थे। तो
और उसमें से सिर्फ 4 या 5 ही टेम्पल्स को आप जानते हैं। ढोलकल की पर्वत है, आप ट्रैक करके जाते हैं और वहाँ पे आपको 1000 साल पुराना एक ट्रैकिंग लोकेशन के साथ में एक गणेश जी की मूर्ति दिखती है। और उसके साथ में अगर आप कल्चर देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि बस्तर का बहुत ही यूनिक कल्चर है। यूनिक कल्चर में जैसे आप देखते हैं बाइसन हॉर्न माड़िया के बारे में बहुत बार बातें हुई हैं, लेकिन धुरवा जो जनजाति है वो भी बहुत एक्सक्लूसिव है जी। जो मुरिया जो जनजाति है या जो अबुझमाड़ के साइड में जो जनजाति हैं, जो घोटुल प्रथाएं होती हैं, कुजीन्स जो हैं जैसे रेड एंड चटनी, मुझे लगता है कि इंडिया में ऐसे प्रैक्टिसेस बहुत कम जगहों में। चापड़ा चटनी जी, चापड़ा चटनी है। जैसे अभी के समय पे, बारिश के समय पे बोड़ा, फूटू, बैम्बू से रिलेटेड बास्ता, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो एक फूड कल्चर बस्तर दशहरा की अगर हम बात करें, वो वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट फेस्टिवल्स में आता है। 75 डेज वो मिनिमम चलता है। इतने सारे कॉम्बिनेशन में आप मुझे खुद ही बताइए कि ऐसे क्या कोई डेस्टिनेशन आपने देखा है जहाँ पे इतना सारा वैरायटी ऑफ चीज़ें अवेलेबल? मतलब एक पर्यटक के दृष्टिकोण से बस्तर परिपूर्ण है, चाहे हम नदियों की बात करें, वाटरफॉल, खान पान की, हर तरीके से परिपूर्ण है। क्राफ्ट में भी अगर आप सोचें कि क्राफ्ट भी, ढोकरा क्राफ्ट भी है, वुडन क्राफ्ट है, रॉट आयरन है, यानी आपको हर एक जो इंसान को जैसा एक्सपीरियंस करना है वैसा एक्सपीरियंस आपको बस्तर में मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। वर्तमान में इको टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए बस्तर में कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं? जी, बस्तर में मुझे ऐसा लगता है कि सबसे अच्छा प्रयास तो बस्तर ज़िले में ही हो रहा है, जिसमें अभी जो रिसेंट कलेक्टर हैं रजत बंसल सर, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक आमचो बस्तर टूरिज़्म उन्नयन कार्यक्रम लॉन्च किया है, जिसमें इको सेंसिटिव वे में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं, जिसमें से मान के चलिए कि बेसिक लेवल पे एक जगह पे एक टॉयलेट की फैसिलिटी होनी चाहिए, रोड का एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए, या पानी की सुविधा होनी चाहिए, पर्यटकों को जानकारी देने के लिए गाइड की सुविधा होनी चाहिए। वो सारी चीज़ें हो रही हैं। साथ में आप अगर देखें कि इको में काफ़ी ढोलकल का भी नाम काफ़ी ज़्यादा चलता है जी। ढोलकल में आप अगर कहीं जाते हैं तो कम्युनिटी आपको एज अ गाइड वहाँ पे ट्रैक करता है। आप कभी भी कुछ सामान अपने लिए, बिस्किट पैकेट्स कुछ ले जाते हैं तो वो आपको नॉमिनल 50 रुपये का चार्ज लेते हैं जी। और वो प्लास्टिक का काउंट रख लेते हैं। जब आप वापस वो प्लास्टिक लेके आते हैं तो आपको वो पैसे रिटर्न कर दिया जाता है। और फिर आप वहाँ पे कैंप भी कर सकते हैं जहाँ पे लाइट नहीं होता है। आप कैंप कर सकते हैं बिल्कुल वहाँ के जो लोकल ऑर्गेनिक फूड होता है, जिसमें आप सुने होंगे कि रागी होता है, कोदो कुटकी होते हैं, या वहाँ के कंदमूल होते हैं, उनको पर्यटकों को दोना पत्तल में खिलाया जाता है। फिर केशकाल का रीजन जो है वो भी काफ़ी सेंसिटिवली बस्तर में डेवलप हो रहा है। केशकाल और टाटामारी का रीजन और नारायणपुर का रीजन, ये सारे रीजन में, लेकिन बस्तर में काफ़ी सेंसिटिवली डेवलपमेंट चल रहा है इको टूरिज़्म का। हम जब भी विकास की बात करते हैं या डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कम्युनिटी एंगेजमेंट एक की बात आती है कि कैसे हम स्थानीय लोगों को जोड़कर उनके लिए भी रोजगार की संभावनाएं खोलें। तो इस पर कितना काम हो रहा है? देखिए, इसमें जैसे हमने जब 2016 से काम करना स्टार्ट भी किया था, तब भी हमने ये किया था कोशिश की हम लोकल लोगों के साथ में मिल के काम करें, जिसमें हम ये कहते हैं कि बस्तर में जो पर्यटक होते हैं, क्योंकि थोड़ा सा तो डर का माहौल रहता है, तो लोग ज़्यादातर जगदलपुर में ही रुकना पसंद करते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा दंतेवाड़ा जाके आ जाना पसंद करते हैं। हमने कोशिश किया कि लोकल कम्युनिटी वहाँ पे टूरिस्ट को कुछ फैसिलिटीज़ दें, जैसे गाइडिंग की फैसिलिटी, कैंपिंग की फैसिलिटी, ट्रैकिंग की फैसिलिटी। और इसमें अगर अनएक्सप्लोर्ड बस्तर की बात करें जाए तो अभी करीबन 600 से 700 लोग इस रोज़गार से 2016 के बाद जुड़े हैं। और हम लोग अगर आर्टिस्ट, डांसर्स और होम स्टे प्रोवाइडर या जो अलग अलग कैंप प्रोवाइडर्स है, अगर ऐसा इनडायरेक्टली वे में इम्पैक्ट देखा जाए तो 1700-1800 परिवार को अब पर्यटन से रोजगार मिला हुआ है। तो ये एक काफ़ी अच्छा नंबर है, मुझे ऐसा लगता है। जी। इको टूरिज़्म में एक और होम स्टे का प्रचलन निरंतर बढ़ता जा रहा है। बस्तर में वर्तमान में होम स्टे की क्या स्थिति है, कितने होम स्टे है, पर्यटक उसकी सुविधा कैसे ले सकते हैं, इस बारे में जानकारी जी। सबसे पहले जो होम स्टे कुछ ऑपरेटर्स हैं जो पहले से ही होम स्टे की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते आ रहे थे, यानी वो विदिक 10-15 सालों से वो करते आ रहे थे, लेकिन वो बहुत लिमिटेड थे। उसके बाद धीरे धीरे दंतेवाड़ा में होम स्टे का कल्चर डेवलप होने लग गया। अब मैसिवली देखिए क्या है कि अगर प्रशासन जब तक का कुछ चीज़ों में सपोर्ट नहीं करेंगे, जैसे उत्तराखंड एक डेस्टिनेशन होम स्टे के लिए बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन है, या नॉर्थ ईस्ट में अगर मेघालय जाते हैं तो आपको काफ़ी
अच्छा डेस्टिनेशन माना जाता है। अब वहाँ पे जब तक प्रशासन नहीं आया तब तक का नहीं आया। तो बस्तर में और दंतेवाड़ा में भी प्रशासन ने बेसिक सुविधाओं को बिल्ड करने के लिए बस्तर में अब 26 होम स्टेज जो प्रशासन के द्वारा फंडेड है जी। जो आ रहे हैं, और करीबन 12 से ज़्यादा कैंप साइट डेवलप करने में हेल्प किया जा रहा है, जिसमें टॉयलेट्स बनाए जा रहे जी। हैं। बेसिक जो पर्यटकों को बेसिक बिजली चाहिए होती, पानी चाहिए, वो डेवलप प्रशासन, बस्तर जिला प्रशासन वो कर रहा है। जी जी। इको टूरिज्म के साथ साथ बस्तर को एक एडवेंचर डेस्टिनेशन की तरह भी देखा जाता है। जी। तो एडवेंचर स्पोर्ट्स या एडवेंचर टूरिज्म के क्षेत्र में कितना काम हुआ है या वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है? रिसेंटली में स्थिति बहुत ही अच्छी है, प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं हो पा रहा है। जी। क्या होता है कि देखिए, ये बस्तर एक ऐसा डेस्टिनेशन जहाँ पे पेशेंस चाहिए होता है आपको। जी। डेवलपमेंट यहाँ पे बहुत स्पीड में डेवलपमेंट नहीं आएगा, या बहुत स्पीड में सब चीज़ें नहीं हो जाएंगी। यहाँ स्लो डेवलपमेंट है। जी। तो ये होता है कि अगर कोई पेशेंस करके, जैसे अभी रिसेंटली नैना सिंह धाकड़ जिन्होंने माउंट एवरेस्ट किया, वो एडवेंचर टूरिज़्म पे काफ़ी ज़्यादा काम कर रही हैं। वो वहाँ पे अभी जैसे वहाँ पे कुछ प्राइवेट ऑपरेटर पैराग्लाइडिंग की सर्विसेज, जिप लाइनिंग की सर्विसेज, जैसे नैना जी जो हैं वो वहाँ पे रैपलिंग की सर्विसेज, रॉक क्लाइंबिंग की सर्विसेज अभी स्टार्ट की हैं। यानी बहुत बेहतरीन, आप समझिए कि वैलीज़ भी हैं यहाँ पे, अच्छे वाटरफॉल्स भी हैं और अच्छा जंगल भी है। तो एडवेंचर के फॉर्म, यानी बेसिक एडवेंचर से लेके एडवांस एडवेंचर के पूरी पॉसिबिलिटीज़ बनती है। लेकिन इसके लिए एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है एक्सपर्ट को इन्वॉल्वमेंट होना और लोकल का एज ए रिसोर्सेज प्लान करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने कहा कि लोकल लोगों को इन्वॉल्व और एक्सपर्ट्स की उपस्थिति में ये काम किया जा रहा है। टूरिज़्म में एक बेहद आवश्यक है कैपेसिटी बिल्डिंग, कि स्थानीय लोग जो है, जो पर्यटकों को घुमाएंगे, जो पर्यटकों को जानकारी देंगे, उनकी भी कैपेसिटी बिल्डिंग। तो कैपेसिटी बिल्डिंग के क्षेत्र में कितना काम किया जा रहा है बस्तर में? बस्तर में देखिए, जब से जैसे मैंने कहा था कि 2016 से जब हमने स्टार्ट किया था, तो बस्तर में सबसे पहले हमने तीरथगढ़, चित्रकूट एरिया में काम किया था, दोनों साइड, चित्रकूट का मेन साइड और इस साइड पे। उस समय पे ये हुआ था कि बेसिक वहाँ पे फैसिलिटीज़, जैसे 50 लोग को पहले रोज़गार में जोड़ा गया था उस समय पे, जो कि वो वहाँ पे नाका, पार्किंग की फैसिलिटी, सफाई चीज़ें करेंगे। अब मैसिवली लेवल पे ये नंबर बढ़ गया है। जी। दंतेवाड़ा में भी ऐसे लोग हैं, कोंडागांव में भी कम्युनिटी टूरिज़्म चल रहा है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सपर्ट्स के द्वारा किया जा रहा है। देखिए, गांव के जो लोग हैं, कभी कभी हम लोग इतना ज़्यादा यानी मान के चलिए कि एक्सपर्ट को ढूंढने लग जाते हैं कि गांव में बहुत नॉलेज पहले से ही है। जी। जैसे ट्राइबल संस्कृति में हर चीज़ें बहुत ही एडवांस लेवल पे हैं, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है एग्जैक्टली आदिवासियों का, उन स्थानीय लोगों का। जी। जो वो ट्रेडिशनल नॉलेज को छेड़खानी नहीं करना चाहिए। एक्सपर्ट सिर्फ उसको पर्यटक को किस ढंग से बताया जाए। हमने क्या किया, और प्रशासन ने भी मिलके जो हमको सपोर्ट करके जो चीज़ें हमसे करवाएं, उसमें यह है कि हमने सिर्फ एक्सपर्ट को, उनको टूरिस्ट को क्या बताना है वो बताया। बताते तो वो अभी भी वही हैं। अगर आप जाते हैं तो आप वो टिखुर के पेड़ पौधे को दिखा के आपको वही बताएंगे कि टिखुर बनता है, इससे ये शरबत है, आप ये शरबत पी के देखिए। लेकिन अब वो टिखुर बोल लेते हैं। पहले के समय में ये था कि वो अपने लोकल लैंग्वेज पे बात करते थे, अब वो पर्यटकों को कैसे एंगेज करते हैं। तो यानी हमने ट्रेडिशनल नॉलेज पे कैपेसिटी बिल्डिंग में अगर हम बात करें, अभी बस्तर ज़िले में करीबन 450 लोग की ट्रेनिंग चल रही है जी, जो एक्सपर्ट्स के द्वारा हो रहा है, जिनको हॉस्पिटैलिटी का बेसिक ट्रेनिंग दिया जा रहा है, ग्रूमिंग का बेसिक ट्रेनिंग दिया जा रहा है, जंगल के बारे में, फ्लोरा एंड फोना के बारे में बताया जा रहा है। तो एक मैसिव लेवल पे बस्तर ज़िले में ये काम चालू है। बीजापुर में भी थोड़ा थोड़ा काम ये चालू हुआ है, नारायणपुर में भी। यानी मुझे ऐसा लगता है कि बस्तर में अब धीरे धीरे जो टूरिज़्म फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, और स्पेशली इको टूरिज़्म और कम्युनिटी टूरिज़्म की जो डायरेक्शन में काम होना चाहिए, फॉर्चुनेटली हमें देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि ये हो रहा है, और जिसके निश्चित परिणाम भी भविष्य में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल देखने को मिलेंगे। हमने इको टूरिज़्म और कम्युनिटी टूरिज़्म में संभावनाओं की बात की, वर्तमान में क्या प्रयास किए जा रहे हैं इनकी बात की, लेकिन इनमें बहुत सारी चुनौतियां भी होंगी जिनको आप लोग देखते होंगे, समझते होंगे। क्या क्या चुनौती है इस क्षेत्र में? देखिए, सबसे पहला जो चुनौती है वो है परसेप्शन का चुनौती। जी। कि बस्तर जो लोग बस्तर इतना ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन है,
इंडिया का वाइडेस्ट वाटरफॉल हमारे पास है। जी। इतनी अच्छी चीज़ें, इतनी संस्कृति है, इतने आर्कियोलॉजिकल चीज़ें हैं, फेस्टिवल्स इतने प्यारे हैं, तब भी लोग के जो परसेप्शन है वो सबसे बड़ी चुनौती है जो मुझे लगता है। जी। दूसरी चुनौती ये है कि कहीं ना कहीं अभी भी कुछ डेस्टिनेशन में कुछ बेसिक जो फैसिलिटीज़ होती हैं जो पर्यटक चाहता है वो डेवलपमेंट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। जी। वो उसका कारण ये है कि प्रशासन का मनसा ज़रूर है कि वो डेवलपमेंट हो, लेकिन एक्सपर्ट्स की कमी है। यानी एक्सपर्ट्स जो इको टूरिज़्म को की चीज़ों को समझा पाएँ, वहाँ पे इको सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाएँ, ऐसे आर्किटेक्ट्स, ऐसे इंजीनियर्स, ऐसे यानी आर्टिस्ट जो लोग हैं, या ऐसे एक्सपर्ट जो वन को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ, जी। फॉरेस्ट को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ, उनकी अभी प्रशासन को और हमको सबको चुनौती यही है कि हमें ऐसे लोग नहीं मिलते जो बस्तर में आके इन विषयों में काम कर पाएँ। जी। हमने ट्रेडिशनल नॉलेज की बात की थी। हम अगर किसी और डेस्टिनेशन में जाते हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन में जाते हैं, वहाँ 5 सितारा बड़े बड़े होटल होते हैं, खान पान का पूरा तरीका अलग होता है। बस्तर में यह सारी चीज़ें कैसी अलग है? जैसे रहने के लिए क्या अलग है, खाने के लिए क्या अलग है, जो कह सकते हैं इस मॉडर्न कल्चर से अभी तक जुड़ी नहीं है? जी, मैं ऐसा इसमें आपने बड़ा रोचक सवाल किया कि बस्तर अब ऐसा विकसित हो रहा है जहाँ पे लोग अब जैसे केरल में जाते हैं तो आप पत्ते में, नारियल के पत्ते में खाना खाते हैं तो आपको वो मेमोरी में रहता है, हाँ मैंने एक नारियल के पत्ते में खाना खाया था। अब बस्तर में मैक्सिमम जगह पे देखिए जो मेन सिटीज़ होती हैं वो तो वहाँ पे 5 सितारे होटल्स आएंगे ही आएंगे, बहुत सारे ऑपरेटर्स भी आएंगे, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ डेवलप होंगी। लेकिन गांव में जो मैंने मेघालय से भी सीखा था कि मेघालय में आप कहीं पे भी जाते हैं वो गांव कंप्लीट टूरिज़्म मैनेज करता है। टूरिज़्म की यानी वहाँ पे पर्यटक आएँ जिसमें ग्राम पंचायत बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो उसमें एक चीज़ है कि आप अब बस्तर में अगर आप जाएंगे तो आपको अब ईजिली अवेलेबल उनके फूड्स मिल जाते हैं जी। और आप जाके अगर आपको कहीं पे भी अगर जैसे एक संस्था भी है, मैं बताना भी चाहूँगा आपको कि एक संस्था है बादल नाम से, जहाँ पे बादल के नाम से जहाँ पे आर्ट ये जिला प्रशासन ही कर रहा है जिसमें आर्ट्स लैंग्वेज को सिखाया जाएगा। जी। और बस्तर का पर्यटन इसलिए है कि वो इको सेंसिटिव वे में डेवलप हो रहा है। जी। हर चीज़ें आपको वहाँ पे फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं। एक अंतिम सवाल कि जब पर्यटक किसी भी पर्यटन क्षेत्र में घूमने जाते हैं, खासकर बस्तर जैसी जगह पर, तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और आप हमारे जो दर्शक हैं उनको जब भी वो घूमने जाए तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर आप प्रकाश डालें। मैं दर्शक से ये बोलना चाहूँगा कि हमें सबसे पहले एक रेस्पॉन्सिबल टूरिस्ट बनने की ज़रूरत है। हम इस जगह से हम रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन करें। अगर हम किसी होटल में रुक रहे हैं या हम किसी भी जगह पे रुक रहे हैं, वहाँ पे हम कोशिश करें कि हम लोकल्स के साथ में रुकें, उनकी संस्कृति को समझें, उनके कल्चर को समझें। यानी होम स्टे करें, कैंप्स में कार्बन न्यूट्रल ही ऑलमोस्ट रहते हैं कैंपिंग साइट्स, तो आप कैंप्स में रुकें और वो सारी चीज़ें समझें। साथ में जितने से कम पानी आप वाटर बॉटल्स की उपयोग या वेफर्स की कम से कम उपयोग करेंगे, और जितनी भी चीज़ें डंप जो आप पर्यटक नॉर्मली मंशा जो होती है कि वो वहाँ पे जाके चीज़ों को डंप कर देते हैं, वो चीज़ें वहाँ से डंप ना करें, चीज़ों का लोकल ही जो चीज़ें कंजम्पशन है वो करें, और ध्वनि प्रदूषण ना करें। डीजे आप शहरों में आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आप जा रहे हैं चित्रकूट में तो आपका डीजे तो आपका जलप्रपात ही है मान लीजिए, तो आप वहाँ पे उस प्रकार से यूज़ करें। ये मैं दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूँ। जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। तो ये थे हमारे आज के गेस्ट अनएक्सप्लोर्ड बस्तर के संस्थापक जीत सिंह आर्या जी, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी इको टूरिज़्म के विषय पर। बस्तर में जो सतत विकास हो रहा है, होम स्टे आने वाले हैं, वहाँ पर एडवेंचर स्पोर्ट्स की क्या संभावनाएं हैं, इन सभी विषयों पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगले बार फिर मिलेंगे हम इसी कार्यक्रम में विकास के पथ पर एक नए विषय के साथ। तब तक जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।